Good morning, students. I am Mrs. Amrita Ekka, and this is my fourth lecture with you. And in this lecture, I will be continuing with Roman Empire, और मैं फिर आगे रोमन साम्राज्य के बारे में फिर मैं आगे चर्चा करूँगी। और आज के लेक्चर में हम रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति और उसके राजनीतिक विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। So we will continue with Roman Empire with its geographical situation and the political development of Roman Empire. I had already discussed that Roman Empire was very vast and it's called an empire across 3 continents because it spread over Asia, Africa and Europe. जैसे कि हम रोमन साम्राज्य को 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत था और 3 महाद्वीप जो कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप थे, इन तीनों महाद्वीपों तक ये विस्तृत था। अब हम उसके जोग्राफिकल सिचुएशन या भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे। जैसे कि रोमन साम्राज्य का मुख्य केंद्र इटली था, जिसकी राजधानी रोम थी। यूरोपीय महाद्वीप में इटली की भौगोलिक स्थिति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं इटली के दक्षिणी यूरोप का मध्यवर्ती यूरोप है और इटली प्रायद्वीप के उत्तर में एल्प्स पर्वत है, वहीं पूर्व में एड्रियाटिक सागर है, दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर है। So we see that the Roman Empire's main center was Italy and the capital of Italy was Rome. The European continent, in it we see that Italy's geographical situation was quite important or very important. In the southern side of Italy's southern side, there was Europe's many islands and of continents, and on the northern side of Italy there were Alps mountains, and on the eastern side there was Adriatic Sea, while on the southern side there was west there was Mediterranean Sea. इस प्रकार हम देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार थी। रीढ़ की हड्डी की भांति इस प्रायद्वीप के मध्य उत्तर से दक्षिण तक एपनाइन पर्वतमाला फैली हुई है। वहीं रोम नगर टाइबर नदी के दक्षिण किनारे पर था, जहां लैटिन लोगों की बस्तियां भी बसी हुई थी। वहीं टाइबर नदी के दूसरे किनारे उत्तरी भूभाग में एस्ट्रियन जाति के लोग बसते थे और इस प्रकार इनका क्षेत्र जो काफी विस्तृत था। इटली प्रायद्वीप के दक्षिण में एक सिसिली नामक द्वीप था, जिसको इटली की एड़ी माना जाता था, क्योंकि इसका आकार जो था वो एड़ी की तरह था। अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो सिसिली द्वीप जो है वो एक एड़ी के आकार में था। और यहाँ पर सिसिली द्वीप के पूर्वी भाग में ग्रीक लोग बसे हुए थे। वहीं भूमध्य सागर को पार कर अफ्रीका में भूमध्य सागर के किनारे कार्थेज नगर स्थित था। इस प्रकार हम अगर मानचित्र को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार सिसिली जो है उसका आकार, इसे आप देखेंगे और एडी के समान ही है, इसलिए इसको एडी माना जाता है। सो वी सी दैट लाइक द बैकबोन दिस कॉन्टिनेंट had its ranges of mountains, and the Tiber river was situated in the southern side of Rome, where the Latin people resided, and there was Etruscan people used to also reside here, and Sicily, one of the important islands, was regarded as the hills of Roman continent, as its shape you see is just like an heel or shoe if you see or refer to the map. And on the eastern part of Sicily island, the Greek people used to reside, and if you cross the Mediterranean Sea, there was Carthage town situated there. So all these things were all you can refer to this map and see the geographical situation. अब हम देखेंगे रोमन साम्राज्य का राजनीतिक विकास, जो कि 3 चरणों में था।
we'll see the political development of the Roman Empire, which took place in 3 stages, that is the monarchy phase, रिपब्लिक फेज एंड द एम्पायर फेज, जो कि राजतंत्र काल, गणतंत्र काल और साम्राज्य काल। और इसकी अगर आप देखेंगे उसका ड्यूरेशन या उसका काल अवधि देखेंगे तो जैसे पहला जो था राजतंत्र काल वो 753 से 509 है, गणतंत्र काल 509 से 27 ईसा पूर्व, वहीं साम्राज्य काल 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी। तो ये 3 चरणों में इसका रोमन साम्राज्य का जो राजनीतिक विकास हुआ था। अब हम पहले फेज को या पहले चरण को देखेंगे। फर्स्ट है राजतंत्र काल। राजतंत्र यानी मोनार्की, जब वो शासन जो है वो राजा के द्वारा किया जाता था, राजा निरंकुश रूप से शासन करता था और उसे काफ़ी कह सकते हैं सारी जो शक्तियां हैं राजा में ही निहित होती थी। सो दिस वाज द मोनार्किकल फेज इन विच ऑल द पावर्स वेस्टेड इन द किंग। एक दंत कथा के अनुसार रोम नगर की स्थापना जो है 2 भाई रोमुलस और रोमस ने 753 या 753 ईसा पूर्व में किया था। So according to a story, or you can say a famous saying, 2 brothers Romulus and Remus, they lay the foundation of Rome in 753 BC। रोमुलस सेवाइन जाति को रोम की जनता में मिश्रित किया उन्होंने, और इसी काल में रोमन लोग 2 वर्ग पेट्रिशियन और प्लेबियन 2 वर्गों में विभाजित थे। जो पेट्रिशियन वर्ग था वो उच्च वर्ग था, वहीं प्लेबियन वर्ग था वो निम्न लोगों का वर्ग था। पेट्रिशियन वर्ग में लैटिन भाषा या लैटिन परिवार के लोग सम्मिलित थे एवं बाहर से आकर बसे हुए निर्धन और जो जनता है और जो दास है या स्वतंत्र हुए, जो दासता से स्वतंत्र हुए हैं, ऐसे जो लोग हैं, निर्धन लोग हैं, वो दूसरी ओर निम्न वर्ग यानी कि प्लेबियन वर्ग में आते थे। इसी के समय सेनेट की स्थापना हुई थी एवं कानून बनाए गए थे। तो सेनेट एक सभा थी जिस समय कानून बनाए गए थे बहुत सारे मुद्दों को लेकर, जिसमें बहुत सारे जो अधिकार है वो पेट्रिशियन या उच्च वर्ग को दिया गया था, वहीं जो निम्न वर्ग के प्लेबियन उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था। रोमुलस जो पहले शासक बने थे और उनके पश्चात जो है सेवाइन जाति के जो राजा है वो पोलिम्बियस शासक बने थे और उन्होंने जैसे बहुत सारे कार्य किए अपने शासन काल में, जैसे धर्म की शिक्षा दी, पंचांग में सुधार किया, और उसके बाद जूलियस हॉस्टिलियस और इस प्रकार बहुत सारे जो राजा हैं जिन्होंने शासन किया, और सभी राजाओं ने अपने शासन काल में कुछ न कुछ सुधार किए। लेकिन टाक्विन जब शासक बने, क्योंकि वे राजतंत्र काल था जब राजा का ही शासन चलता था, तो टाक्विन जो थे वे एक ऐसे राजा थे जो बहुत ही स्वार्थी और घमंडी थे। इसीलिए प्रजा जो है उनसे खुश नहीं थी, उनसे क्रोधित थी, और अंत में ऐसा हुआ कि जनता जो है उनसे तंग आ गई और उनके निरंकुश शासन से बहुत ही क्रोधित हो गई, और जनता ने उन्हें उनकी राजगद्दी से हटा दिया, उन्हें वहां से उन्हें निकाल दिया रोम नगर से, और अंत में राजतंत्र के बाद गणतंत्र की स्थापना हुई। और इस प्रकार रोम जो है वो राजतंत्र से स्वतंत्र होकर यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना होती है। और ये हम देखेंगे, ये पहला चरण था, कैसे पहले चरण से अब रोम साम्राज्य है वो दूसरे चरण में प्रवेश करता है। सो वी सी दैट in the first phase, how Romulus and Remus, it's assumed that they had established Rome, and there were 2 classes, patrician and plebeian, while the patrician was the higher class, which consisted of people who spoke Latin and were of rich class, elite classes, whereas the plebeian people were poor people or who were slaves or just who freed from the slavery. These people keep under the category of plebeian or the lower class. There was a lot of conflict between these 2 classes, and in the same time, in this meanwhile, Senate, which was it was an assembly where the important decisions or law was made executed. This was formed, and in the first phase we see that as the king was the monarch and all the powers are vested in him,
all the kings they used their powers and did many welfare works, and they also did uh, used to preach people, and they they imparted religious education, and they reformed the calendar. And same way, many of the kings did the same way. But Takpin, he was a very selfish and proudy, you can say, bossy type of king, and because of his this selfish nature, the public did not like him, and they wanted to dethrone him. At the end, he was dethroned, and um, he had to flee from Rome. And at the end, we see that the first phase comes to an end, that is the monarchy phase comes to an end, and Roman Empire, it enters into the second phase, that is the republic phase. So in this way, this first change from monarchy phase to republic phase is called the first change, or first change in the stage in the political development of Roman Empire. अब हम आते हैं दूसरे चरण में, यानी कि गणतंत्र काल। गणतंत्र काल में राजतंत्र के प्रति रोमन जनता में बहुत ही घृणा उन्होंने भाव था, इसलिए गणतंत्र शासन की स्थापना हुई। गणतंत्र व्यवस्था में क्या हुआ कि राजा के स्थान पर अब 2 मजिस्ट्रेटों ने शासन किया, जिन्हें कौंसुल कहा जाता था। ये कौंसुल कानून प्रस्तावित करते थे, न्यायाधीश का कार्य करते थे, एवं युद्ध काल में सेना का संचालन करते थे। रोमन जनता के शासन की समग्र जो सोची समझी जो रणनीति है, इन्हीं 2 कौंसुलों के हाथों में थी। और अगर संकट काल या आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती थी, ऐसी परिस्थिति के लिए एक अधिनायक या डिक्टेटर के पद की भी व्यवस्था थी। और सीनेट जो है वे सबसे निचला पायदान जो नागरिकों का था और सबसे ऊपरा पायदान जो कौंसिल का था, इन्हें जोड़ने का कार्य करती थी और कड़ी का रूप काम करती थी। अब हम देखेंगे कि सीनेट वास्तव में क्या था। साम्राज्य की जो वास्तविक सत्ता जो थी वो सीनेट में ही थी। जैसे मैंने पहले ही बताया, सीनेट एक सभा थी, उसमें निहित थी, और ये नीति निर्देश जो था वो कौंसिल जारी करते थे। और ये उच्च वर्ग के लोगों की सभा थी, जिसमें बुद्धिमान और अनुभवी लोग थे, और से बहुत सारे जो कानून बनाए जाते थे, जैसे कि सार्वजनिक व्यय के बारे में, विदेश नीति या सैन्य प्रबंध और प्रांतीय शासन आदि के बारे में सीनेट में ही ये सारे कानून प्रस्तावित होते थे और फिर पास किए जाते थे। So we see that how Roman Empire enters the second stage, that is the republic phase. As the public was already fed up of the monarchy or the rule of king, now because of this change, now instead of one king, the power was vested in 2 people, or you can say 2 magistrates who were called consuls, and they were responsible to the government, and they used to execute law, and they was to impart they were also acted as judges, and they was the supreme commander of the army and led the army. And in times of emergency, there was also a provision of a dictator who could rule in the meanwhile if the consul's rule it failed, or now let's see what was Senate. Senate was actually an assembly, and it used to make the directive policies for the consuls, and it actually acted as a link, or you can say it acted as a mediator between the lower pillar, that was the main public, and the consul. It acted as a link between them. And besides that, the members of the Senate were experienced and intellectuals, and the various duties performed by the Senate was it made and executed various type of laws regarding the public expenditure, the foreign affairs, the military affairs, the local and the provincial administration, etc. So in this way we see what was the difference between the republic and the monarchy phase. अब हम इस प्रकार हमें ये समझ में आता है कि राजतंत्र और गणतंत्र काल में क्या व्यवस्था थी. So students, that's all for today. Next class we will discuss about the साम्राज्य काल या empire
फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आई होप यू हैव फॉलोड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।